गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आगे के प्रश्न हल करते हैं। देखिए इस प्रकार से, दो पूर्णांकों का गुणनफल x - 7 x² प्लस 8x प्लस 12 हो तथा इनका HCF x + 6 हो तो LCM ज्ञात करें। अध्याय 2 के अंदर वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने LCM और HCF के बारे में अध्ययन किया। वहाँ पर अंकगणित के समस्याओं के ऊपर हमने LCM और HCF ज्ञात किया था। यहाँ पर हमारे बीजगणितीय समस्याएं हैं, उनको लेकर हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखिए इस प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है दो पूर्णांकों का गुणनफल x - 7 x² प्लस 8x प्लस 12। ये एक द्विघात समीकरण है। दो पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है और इनका HCF हमें दिया है x + 6, तो LCM ज्ञात करना है। हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रमेय था अंकगणित का कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए यहां पर हल करते हैं हम। पहली संख्या या पहला पूर्णांक इंटू दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक बराबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लोएस्ट कॉमन मीन। देखिए यहां पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो ये दो पूर्णांकों का गुणनफल कहलाएगा। पहली संख्या में हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो वो दो पूर्णांकों का गुणनफल कहलाता है। और दो पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह x - 7 ब्रैकेट x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल HCF। देखिए यहाँ पर HCF दिया गया है हमें x + 6 इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। ये गुणा के अंदर है, x + 6 ये भाग में आ जाएगा। हम यहां से करते हैं LCM x - 7 x² 8x प्लस 12। यहां देखिए x + 6 LCM के साथ में गुणा हो रहा है, ये बराबर के उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो डिवाइडेशन हो जाएगा x + 6 का। अब देखिए यहां पर ये एक द्विघात समीकरण है x² प्लस 8x प्लस 12। हम इसे हल करेंगे गुणनखंड के रूप में। देखिए गुणनखंड के रूप में कैसे हल करते हैं। आइए x - 7, अब एक यहां इसको हल हम करेंगे। साइड में आप हल कर लीजिए इसको साइड में हम हल करते हैं। x² प्लस 8x प्लस 12। यहां पे ध्यान दीजिए, पहली वाली संख्या ऐसी की ऐसी, बीच के दो टुकड़े करना है हमें, तो यहां पे हो जाएगा 6x प्लस 2x। 6x और 2x बराबर 8x हो गया। बीच वाले के दो टुकड़े कर दिए और पहले और आखिरी के गुना 12x² के बराबर इस बीच वाले के दो टुकड़े के गुना आ जाएंगे। 6 दूना 12x², अर्थात अंतिम वाला 12 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x + 6 2x + 6 बराबर 0। यहां देखिए x + 6 एक बार कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा x + 2, अर्थात दी गई द्विघात समीकरण x² प्लस 8x प्लस 12 के दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, x + 6 x + 2। हम लिखेंगे यहां पर इसकी जगह x + 6 ये वाले गुणनखंड
x प्लस 6 और x प्लस 2। नीचे देखिए x प्लस 6 हमारे पास नीचे है, अतः x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा हमारा एलसीएम, हम ज्ञात कर रहे हैं एलसीएम। देखिए यहां पर क्या क्या बचा आपके पास, x माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, इनका आपस में हम गुना करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। आइए देखिए हम किस प्रकार से गुना करते हैं, हम यहां करके देखते हैं इसे एलसीएम। देखिए x का गुना x के साथ, x का गुना x के साथ x स्क्वायर, x का गुना 2 के साथ 2x। आगे देखिए -7 का गुना x के साथ -7x, और -7 का 2 के साथ -14 -14। आगे हल करेंगे, एलसीएम बराबर x स्क्वायर, 7x में से 2x गया -5x और -14, ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ हमें। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमें x स्क्वायर -5x -14 ये प्राप्त हो चुका है। अंक गणित का महत्वपूर्ण प्रमेय, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी सहायता से हमने ये सवाल हल किया। ध्यान देने वाली बात है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हो रहा है, ये जो कि हमें दिया गया था। हमने इसका मान यहां पर पुटअप किया और एलसीएम फाइंड आउट किया। आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, दो व्यंजकों का एचसीएफ x-5 व एलसीएम x की पावर 3 -19x -30 है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए समस्या को, प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। दो व्यंजकों का एचसीएफ x-5 व एलसीएम x की पावर 3 -19x -30 है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात करें। पहला व्यंजक ज्ञात करना है हमें और दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। देखो दो व्यंजक अगर हमें दिए गए हैं तभी हमें उन दोनों का एचसीएफ प्राप्त होगा, ये। और दो पूर्णांक अगर हमें दे रखे हैं या दो व्यंजक हमें दे रखे हैं तो उसका हमें एलसीएम प्राप्त होगा, ये। इसका मतलब दो व्यंजक है कौन कौन से हैं, वो जो कि अज्ञात है, हमें उन्हीं को ज्ञात करना है। आइए देखिए हम किस प्रकार से उसे हल करते हैं। ये हमें एचसीएफ दिया गया है और ये एलसीएम दिया गया है। हम एक काम करेंगे, एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे। देखो किस प्रकार से, आइए यहां पर देखो किस प्रकार से करते हैं। x-5 हल, हम लोग एचसीएफ का एलसीएम में भाग देंगे। x की पावर 3 -19x -30। हम देखिए यहां पर एलसीएम हमें एक त्रिघात के रूप में दिया हुआ है, त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। एलसीएम हमें त्रिघात समीकरण के रूप में दिया गया है, तो हम
एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। आइए देखो किस प्रकार से करते हैं। x की पावर 3 हमें लाना है भाग देने के लिए, तो हम लेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुना x के साथ करेंगे x की पावर 3, फिर माइनस का गुना प्लस के साथ करेंगे माइनस और 5x स्क्वायर। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30। अब दूसरे चरण में, भाग की द्वितीय चरण में हमें ऐसी संख्या लिखेंगे यहां पर ऊपर जिसका गुना इसके x के साथ होने पर 5x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो देखिए हम यहां पर 5x लेंगे, गुना होगा x के साथ 5x स्क्वायर, 5x का गुना यहां पर होगा माइनस 25x, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 5x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 25x में से माइनस के 19x चले जाएंगे तो 6x बचेगा माइनस 30। अब हम यहां पर भागफल के अंदर ऐसी संख्या लेंगे जिसका कि गुना x से होने पर 6x प्राप्त हो जाए, अतः हम यहां पर 6 लेंगे। 6 का गुना होगा x के साथ 6x, फिर 6 का गुना माइनस 5 के साथ, 6 5 जो 30, माइनस के 30 कैंसिलेशन होगा। सबसे पहले साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल, शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। अर्थात देखिए त्रिघात समीकरण को, इस समीकरण को हमने इस और इसके गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लिया है। देखिए किस प्रकार से, यहां आइए आप एलसीएम बराबर, एलसीएम हमें दिया गया ये x की पावर 3 माइनस 19x माइनस 30। अब देखिए हमने एलसीएम को जो 3 घात के रूप में था उसे हमने 2 घात के रूप में चेंज कर लिया है। किस प्रकार से, एक गुणनखंड x की घात माइनस 5 होगा। हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में भी कि अगर एक पूर्णांक का दूसरा पूर्णांक एक गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है। देखो शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ था, x माइनस 5 x की पावर 3 माइनस 19x माइनस 30 का एक गुणनखंड है। ये भागफल हमें यहां प्राप्त हुआ है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए द्विघात समीकरण को गुणनखंड हल कर लीजिए, 2 टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास x माइनस 5। अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, x स्क्वायर 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6, 3x और 2x 5x आ गया, बीच वाला पद आ गया। अच्छा, बीच वाले पदों का गुना करने पर 3 दूना 6x स्क्वायर आ गया और पहला और अंतिम पद का गुना भी 6x स्क्वायर आता है। अर्थात आगे चलेंगे हम, x माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन है हमारे पास, x माइनस 5 x प्लस 3 2 बार है, एक बार कॉमन आ जाएगा x प्लस 3। और अब देखिए x प्लस 2, ध्यान दीजिए एलसीएम पहले त्रिघात के रूप में था, x की पावर 3 माइनस 19x माइनस 30, उसको गुणनखंड के रूप में हमने टुकड़ों के रूप में x माइनस 5, x प्लस 3 और x प्लस 2 हम लेके आ चुके हैं। ये इस प्रकार से हमें एलसीएम प्राप्त हो गया है। अब देखिए एचसीएफ हमें दिया गया है x माइनस 5, लिखिए यहां पर HCF x माइनस 5। हमें हल क्या करना है, हमें दोनों व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं हम। पहला व्यंजक, इसी प्रकार से दूसरा व्यंजक भी, दूसरा व्यंजक बहुत इजी है। यहां पे ध्यान दीजिए आप कि HCF
तभी प्राप्त होगा दो व्यंजकों का एचसीएफ हमें तभी प्राप्त होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, अर्थात x-5 पहले व्यंजक में भी होगा, दूसरे व्यंजक में भी होगा। आइए लिख देते हैं x-5, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही यही होता है, दो व्यंजकों का एचसीएफ का मतलब ही यही होता है कि वो दोनों के गुणनखंड के अंदर कॉमन होगा, सर्वनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा। अर्थात दोनों में हमने लिख दिया x-5, क्योंकि एचसीएफ तो दोनों में ही है। अब देखिए, एक गुणनखंड ये बचा, एक गुणनखंड ये बचा। अब हम एक काम करेंगे, एक गुणनखंड इसके साथ लिख देंगे x+3, ये वाला गुणनखंड इसके साथ पहले व्यंजक के साथ गुणा कर देंगे, और दूसरा वाला गुणनखंड जो है वो दूसरे व्यंजक के साथ में गुणा कर देंगे x+2। अर्थात हमें इस प्रकार से पहला व्यंजक भी प्राप्त हो गया और दूसरा व्यंजक भी प्राप्त हो गया। आइए दोनों गुणनखंड को आपस में गुणा करें। x का गुणा x के साथ x², x का गुणा 3 के साथ 3x, -5 का गुणा x के साथ -5x, -5 का गुणा 3 के साथ -15। आइए आगे और हल करते हैं इसे, यहां हल कर लेते हैं इसको। x², 5x में से 3x गया तो माइनस का 2x, -15। देखिए आप, ये पहला व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। आगे चलेंगे, दूसरे व्यंजक में दो गुणनखंड मिले हुए हैं, हमें दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। आइए किस प्रकार से गुणा करते हैं, देखिए आप यहां पर x² माइनस का x का 2 के साथ गुणा करेंगे 2x, -5 का x के साथ -5x, और -5 का 2 के साथ -10। आइए आगे और हल करते हैं। x², 2x में से माइनस के 5x जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे, माइनस के 3x और माइनस के 10। इस प्रकार से हमें दूसरा व्यंजक भी प्राप्त होता है। हमें दो व्यंजक प्राप्त करने थे, व्यंजक ज्ञात कीजिए, दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहला व्यंजक ये रहा हमारे पास में x² -2x -15, दूसरा व्यंजक हमें यहां मिला हमें x² -3x -10। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम आगे के प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद देखिए प्रश्न को आप लोग, यदि द्विघात बहुपद x², मान लीजिए ये द्विघात बहुपद है, fx से शो किया जाता है, इसे fx से x² -8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए, हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। देखिए हम लिखते हैं हल
fx दिया हुआ है हमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये द्विघात समीकरण है। हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। इसकी मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर देखिए किस प्रकार से तुलना करेंगे, हमें a, b और c के मान प्राप्त होंगे। देखिए किस प्रकार से मान प्राप्त होते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, मतलब a का मान कितना है, 1। इसी प्रकार से हम चलेंगे x का गुणांक b है तो b का मान -8, ये -8 हमें प्राप्त हुआ b का मान। अब देखिए अचर गुणांक c तुलना कर रहे हैं हम लोग, c का वैल्यू k, ये k। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद, ये बहुपद है आपका, तो बहुपद के जो शून्यांक हैं, शून्यकों के वर्गों का योग, बहुपद के 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला अल्फा दूसरा बीटा। आइए आगे हल करते हैं। पहला शून्यक अल्फा व दूसरा शून्यक बीटा, हम जानते हैं। अब देखिए शून्यकों का योग पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और उसका सूत्र होता है -b/a। तो देखिए आप इधर अल्फा प्लस बीटा माइनस b का गुणांक, b का मान -8, a का मान कितना है, 1 लिख दीजिए यहां पर। आगे हल और कर देते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -8, 1 का भाग देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम चलेंगे, शून्यकों का योग हो चुका है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। आइए शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, यह गुणनफल हो गया और इसका फार्मूला होता है C/A। C का वैल्यू देखिए यहां से K और A का मान A का मान दिया हुआ है 1 लिखा हमने यहां पर, ये लिख दिया 1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर K। ये K, 1 का कोई K में 1 का भाग देंगे, K ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें शर्त दे रखी है शून्यकों के वर्गों का योग। देखो यहां लिखेंगे हम लोग दिया गया है। देखो यहां ध्यान दीजिए, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, 40। तो शून्य कौन कौन से आपके पास, शून्यकों के वर्गों का योग, तो पहला शून्य का वर्ग किया, दूसरे शून्य के वर्ग किया, ये हमें दिया गया है 40। ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य कौन सा, पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य कौन सा, बीटा, और इनके वर्गों का योग मतलब अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग हमें 40 दिया गया है। इसी समीकरण का हमें यूज करना है। आइए देखो किस प्रकार से करते हैं। देखो a प्लस बी के सूत्र देखो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक सूत्र होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
उसी को मैं यहां पर फार्मूले को खोल रहा हूं। खोलिए इसे, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हमने सूत्र के रूप में इसे खोल लिया। अब देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा, यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से लीजिए आप समीकरण 1 से, यहां लिखूंगा मैं आपको समीकरण 1 से। अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो लीजिए 8 का स्क्वायर कर दिया। और यहां देखिए आप, ये इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, शर्त दी गई थी सवाल के अंदर हमें शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है, वो हम इस सूत्र में यहां लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 व 3 से देखिए किस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान 1 से लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान समीकरण 3 से 40 लिया, इन दोनों की जगह 40 लिख दिया, प्लस 2 और अल्फा और बीटा का मान समीकरण नंबर 2 से के का मान के लिया, के हमने यहां पर रखा। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 40 प्लस 2k, साइड चेंज होगा 40 का, 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, 64 में से 40 गए, 24 प्राप्त हुआ, 24 बराबर 2k। देखिए आप आ गए, 24 बराबर 2k मिला हमें। हम इसको यहां हल करेंगे, यहां हल करते हैं हम 2k बराबर 24, 2k बराबर 24, तो k का वैल्यू हमें निकालना है। k बराबर 24 बटा 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो k बराबर 12। इस प्रकार से हमें k का मान 12 प्राप्त हुआ। यही हमें ज्ञात करना था, k का मान ज्ञात करें, k का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है। आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न, यदि अल्फा व बीटा एक द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हो, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नंबर 2, एक बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। आइए सवाल को, ये वाला सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम लोग इसे सीखते हैं, ध्यान दीजिए इसे। अल्फा व बीटा शून्यक है, द्विघाती बहुपद दे रखा हमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात करना है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये मान हमें ज्ञात करना है।
1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। हल सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे fx एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q की तुलना मानक रूप से करने पर, जब भी हम किसी बहुपद की तुलना मानक रूप से करते हैं तो हमें ABC के मान प्राप्त करने होते हैं, इसलिए हम तुलना करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहां देखिए आप a गुणांक b का मान और c का मान प्राप्त करेंगे। देखो a का मान यहां से देखिए आप 1, a का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से कर लिया करो आप एक्स स्क्वायर। आगे क्या है 1 है। b का गुणांक देखना है, x के आगे b माइनस p, b का मान माइनस p। c अचर गुणांक, अचर राशि q। अब देखिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान है माइनस पी, ए का मान 1। ए का भाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, लिखो या मत लिखो, लिख दिया, लिख देते हैं। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात p। ए का भाग लगाने से p का p बचेगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान p आ गया। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। आइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल अर्थात गुणा कर दिया। और इसका फार्मूला क्या होता है c अपान ए। c का वैल्यू यहां से देखिए q लिखा, अपान 1 अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, q प्राप्त हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमें इस सूत्र की सहायता से देखिए अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र की सहायता से, चूंकि इस सूत्र की सहायता से यहां पर हम एक काम करेंगे, ए की जगह अल्फा ले लेंगे, बी की जगह बीटा ले लेंगे, सेम टू सेम फार्मूला ऐसे ही अप्लाई होगा। देखिए किस प्रकार से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अर्थात हमें यह ज्ञात करना है ये वाला। तो ये वाला इधर ले आइए, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर यहां क्या प्राप्त होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये वाले मान रख देंगे हम लोग समीकरण 1 से। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से p रखेंगे, यहां रख देंगे p, और इसका स्क्वायर है तो p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, और यहां देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें यहां पर q प्राप्त है, हम q रख देंगे यहां पर, ये q बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, अल्फा पहले शून्य का वर्ग प्लस दूसरे शून्य का वर्ग, अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें फाइंड आउट करना था, और वो वाला मान हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ चुका है, p स्क्वायर माइनस 2q। अब देखिए अगला 1 बटा अल्फा
प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल हल कर रहे हैं हम। आइए दूसरा नंबर का सवाल हल करते हैं हम। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक बात ध्यान रखिए आप, यहां हम इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा। ये आ गया अल्फा और बीटा। अब देखिए इन राशियों का गुना यहां करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यहां पे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको इस रूप में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इस रूप में आ जाता है। तो ये वाला रूप हम यहां लिख देंगे, कौन सा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। देखिए किस प्रकार से, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, P। यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। इसी प्रकार से जब हमने यहां मान रखा था वहां पे भी रखना पड़ेगा हमें, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान P है, तो इसकी जगह मैं P लिख दूंगा। और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, यहां देखिए आप गुणनफल, देखिए आप यहां पर Q प्राप्त हो रहा है, ये Q, अर्थात 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ये होगा आपका P/Q। दो उत्तर आ चुके हैं आपके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू P स्क्वायर माइनस 2Q। यहां पर प्रश्न हल हुआ ये। दूसरा नंबर का प्रश्न 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हल करना था हमने, इसका एलसीएम लिया यहां पर। ये देखिए यहां देखिए एलसीएम लिया, अर्थात ये वाला रूप हमें ये प्राप्त होता है। हमने लिखा ये और इसका मान रखा इस प्रकार से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमें प्राप्त होगा P/Q। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल होता है। आइए हम अगला प्रश्न और हल करते हैं। अब जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम की बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, फिर भी और आने के इसके चांसेस है। ठीक प्रकार से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तेरह मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के
एक व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा? देखिए आप, मैंने आपसे पहले भी बोला, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आइए इसे हम समझते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, देखिए यहां पे ये एक पार्क है हमारा, 13 मीटर व्यास। ये देखो, ये वृत्त का सेंटर है, यहां से यहां तक का ये व्यास है 13 मीटर। यहां से यहां तक का देखो 13 मीटर व्यास, यहां से यहां तक की दूरी 13 मीटर। चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 13 मीटर, यहां से यहां तक का व्यास 13 मीटर। पार्क की परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है परिधि, परिसीमा का मतलब होता है परिधि। ये देखिए, ये वृत्ताकार व्यास की, वृत्ताकार पार्क की परिधि कहलाएगी। ये पूरा ये परिधि। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। हमें एक खंभा गाड़ना है इस वाली परिधि के ऊपर, इस परिसीमा के ऊपर हमें एक खंभा गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों, देखो ये व्यास है ए बी, इस व्यास का एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर, यहां पर एक फाटक ये है, ए फाटक है, एक फाटक भी है। देखिए यहां पर बने फाटकों ए और बी से व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर, देखो ये व्यास है आपका, इसका अंत बिंदु ए फाटक, दूसरा अंत बिंदु बी फाटक। 2 फाटक आपको लगाना है। कहां पे लगाना है 2 फाटक? एक पार्क है आपका गोलाकार, और उस पार्क का व्यास है आपको दे रखा 13 मीटर। व्यास के एक एंड पर ए फाटक रहेगा, व्यास के दूसरे एंड पर बी फाटक रहेगा। आगे चलिए। अच्छा, फाटकों ए और बी से खंभों की दूरी। अब देखो खंभा आपको रोकना है। मान लिया इधर देखिए, ये खंभा मैंने यहां रोका, सी खंभा रोक दिया मैंने यहां पर इस परिसीमा पर, तो यहां से ए फाटक से ये दूरी हो जाएगी एसी, और बी फाटक से दूरी हो जाएगी बीसी। सवाल को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। चीजों की समझने की कोशिश कीजिए। ये जो खंभा है इस ए फाटक से, और ये खंभा इस बी फाटक से, इन दोनों दूरियों का मतलब AC माइनस BC, AC माइनस BC, ये दे रखा आपको 7 मीटर। देखिए आप यहां पर
ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, ये खंभा ए से, ये खंभा बी से, दूरियों का अंतर, ये दूरी और इस दूरी का अंतर आपको दिया हुआ है 7 मीटर। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा? देखिए हम मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं x, इस BC को मान लेते हैं हम x मीटर। तो देखो AC कैसे निकलेगा? देखो AC बराबर BC का मान माना कि BC बराबर x मीटर है। आपने x मीटर मान लिया, BC का मान रखेंगे x मीटर। तो देखिए इधर AC बराबर x उधर जाएगा, x प्लस 7 मीटर। तो ये हो गया आपका x प्लस 7 मीटर। अब देखिए यहां पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ABC। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है अर्धवृत्त का। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। देखिए आप इधर ये व्यास है और ये आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त है। व्यास के इस सिरे से और व्यास के इस सिरे से ये एक त्रिभुज बन रहा है, अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है। तो 13 कर्ण दे रखा है यहां पे 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब देखिए आप इधर, लंब देखिए x प्लस 7 और आधार x, तो x का स्क्वायर। हल करेंगे इसे, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर मतलब 13 का गुना 13 में करेंगे 169। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। आइए किस प्रकार से खोलते हैं हम इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। खोलिए इसे, a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 7, लास्ट में क्या बचा हुआ आपके पास x स्क्वायर। आगे देखिए 169 x स्क्वायर, साथ ही 49, और यहां पर क्या होगा 7 दूनी 14x और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर 169, 49 इधर आएगा, माइनस का 49 बन जाएगा इधर, और x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x। आगे चलेंगे हम लोग, कितना बचेगा 169 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। देखो द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है हमें। 120 को उधर ले जाइए, 0 प्राप्त कीजिए इधर। आइए हम लोग इधर करते हैं हल, 2x स्क्वायर प्लस 14x, 120 उधर जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0। हम इसे छोटा कर लेंगे, 2 का भाग यहां लगाएंगे, 2 का भाग यहां लगाएंगे, 2 का भाग यहां लगाएंगे, काट दीजिए। ये 7x आ गया यहां पे, यहां कितना आ गया 60 आ गया हमें। तो कैसे मिलेगा हमें, x स्क्वायर यहां बचेगा 7x, यहां बचेगा 60 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ हमें। यहां पर द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड की विधि से हल करेंगे।
x कॉमन लीजिए। पहले हम एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज ऐसा का ऐसा, और यहां पर 12x माइनस 7x, 12x माइनस 5x, 12 में से 5x जाएगा, 7x बचेगा, और 12x इंटू माइनस 5x का गुना होगा, तो पहले और आखिरी का जो गुना है माइनस 60x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात अंतिम पद माइनस 60 ऐसा का ऐसा लेने पर। अब देखिए कॉमन करेंगे हम लोग, x कॉमन लिया, x प्लस 12, यहां पर कॉमन लेंगे माइनस 5, तो x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए एक बार x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 कॉमन ले लिया एक बार, क्या बचा x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इस गुणनखंड के 0 करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। एक बार इसके करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 उधर जाके 5 मीटर। अब देखिए द्विघात समीकरण जो हमें प्राप्त हुई थी, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, उसके दो मूल प्राप्त हुए हमें, x बराबर माइनस 12 और x बराबर 5 मीटर। ऋणात्मक चिन्ह अमान्य है, अस्वीकृत किया जाता है, अमान्य है ऋणात्मक चिन्ह, या इसको हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह अमान्य है, अस्वीकृत किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। तो स्वीकृत क्या करेंगे हम, स्वीकृत हम जो धनात्मक मान है, जो प्लस वैल्यू है, उसे ही हम मान्य करेंगे, अर्थात x बराबर 5। अर्थात देखिए यहां पर बी फाटक से जो खंबा हमने सी गाड़ा वो 5 मीटर की दूरी पर होगा, और x का मान यहां पर क्या आया 5, x का मान 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर। तो देखो यहां पर यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना होगा, खंबा हमारा C है, खंबा हमारा क्या है C। तो देखिए फाटक A से खंबे को 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा, और खंबे को फाटक B से 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। ये उत्तर आएगा हमारा, हम यहां लिख देते हैं, खंबे C को फाटक A से 12 मीटर दूर व फाटक B से 5 मीटर दूर गाड़ना होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल हल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां हमें क्या पूछा है, यहां पर क्या ऐसा करना संभव है, क्या ऐसा करना संभव है? तो हमें एक काम करना पड़ेगा, d का मान निकालना पड़ेगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर अगर धनात्मक आता है तो हम बोलेंगे ऐसा करना संभव है। देखिए b का मान, देखिए यहां पर b का मान निकालेंगे विविक्त कर से। देखो यहां पर b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू देखिए यहां पे 7 गुण 50, 4, a का मान यहां पे देखिए 1 और c का मान है माइनस 60, माइनस 60। अब देखिए 7 49, माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240। तो d बराबर 9 8 2 2 8 9 d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। जब विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तब हम बोल सकते हैं कि ऐसा करना संभव है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम की बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आइए हम आखिरी और अंतिम सवाल हल करते हैं। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें जब मूल बराबर व वास्तविक हो। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें जब मूल बराबर व वास्तविक हो। द्विघात समीकरण दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए आप सवाल को पढ़िए, हमें द्विघात समीकरण दे रखा है, इसमें जो अज्ञात राशि k है इस k का मान ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? जब मूल बराबर व वास्तविक हो। हम जानते हैं, देखिए आप लोग, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शर्त, जब हल कर रहे हैं हम इसको, देखिए इसे आप, जब मूल वास्तविक व बराबर हो उसके लिए शर्त है, कि विविक्त कर का मान क्या होना चाहिए? 0। विविक्त कर d बराबर 0 होना चाहिए। समीकरण देखिए, px दे रखा हमको समीकरण 1, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक काम करेंगे, गुना कर दीजिए इसे, kx का x के साथ kx स्क्वायर, इसका गुना हो जाएगा माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप क्या है हमारा? ए एक्स स्क्वायर बी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर ये जो मान है ए का मिलेगा हमें के, यहां देखिए बी का मान मिलेगा -2k और c बराबर 6। शर्त को देखिए, जब मूल वास्तविक व बराबर हो उसके लिए शर्त है कि विविक्त कर d फॉर डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा विविक्त कर है d, इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिए इस फार्मूले को, विविक्त कर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका d का मान होता है। और d का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि हमें दो मूल निकालना है और दो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इसलिए d का मान 0 होगा। ये शर्त है, 0 लिख दिया। b का वैल्यू लीजिए यहां से -2k
-4, ए का वैल्यू k, सी का वैल्यू 6, 0 बराबर 2k का गुना 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4 k स्क्वायर, 2 दूना 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 k। अब देखिए 0 बराबर 4 के कॉमन लीजिए, k स्क्वायर 4 के कॉमन ले लीजिए, 4 के कॉमन लिया हमने, यहां बचेगा k और यहां बचेगा 4 छंग 6 बच जाएगा। तो एक बार देखिए एक गुणनखंड ये प्राप्त हुआ, एक गुणनखंड ये प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे, 4 के बराबर 0 तो k बराबर 0 बटा 4 तो k बराबर 0। यहां देखिए k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, अर्थात k के मान दो मान मिल रहे हैं, एक तो k का मान 0 और k का मान 6, लेकिन k का मान 0 हम लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि k का मान 0 रखते ही द्विघात समीकरण का मान, द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि k का मान 0 आएगा तो x स्क्वायर का मान भी 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का मान जब 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं हमारा, इसलिए k का मान 0 नहीं रखेंगे। k नॉट 0, k का मान 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो k बराबर क्या होगा 6 होगा। तो k का मान कितना गया, k का मान 6 हो गया। हमसे यही पूछा गया था कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान क्या हुआ 6। सवाल आपको समझ में आया होगा, इसे आप हल कीजिए, बार बार आप अभ्यास करोगे, बहुत इजी है ये। इस प्रकार से हमारा ये अंतिम सवाल आज क्लास में पूरा हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।